नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने देखा था, हमने बात की थी किस-किस की, हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, फिर हमने बात की थी वेलोसिटी की, फिर हमने बात की थी बच्चों एक्सीलरेशन की और उसकी हमने इक्वेशन लिखी थी, उनके बीच में क्या रिलेशन था, उनके फेज एंगल कितना था, ये सब हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है? तो अब हम फिर बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में हमने क्या देखा था बच्चों की एनर्जी जो होती है बच्चों, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी किसी भी पार्टिकल की जो ऐसे चम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि एक मेरा पेंडुलम है ये बच्चों। ठीक है, ये मेरा पेंडुलम है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये जाएगा इधर इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये जाएगा बच्चों इधर इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, ये है बच्चों मेरा मेन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है बच्चों मेरा एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी है मेरा बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चों क्या होगा, जैसे मेरा ये पेंडुलम है, ये क्या करता है, जैसे कि ये जाएगा इधर, फिर ये जाएगा इधर, फिर ये जाएगा इधर। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या हो गया इसका, ये जा रहा था बच्चों किस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये गया इधर, ये वापस आया, इधर गया, फिर ये वापस आया और फिर ये आ गया इधर। और इधर किसकी इसकी वेलोसिटी किधर होगी बच्चों, किस डायरेक्शन के अंदर होगी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी होगी बच्चों डायरेक्शन की, ये होगी इस तरफ और ये पॉइंट भी बच्चों होगा इधर। ठीक है, तो मतलब एक टाइम पीरियड इसने ये कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इसको कवर करने के लिए t/4 मान लेते कि टाइम पीरियड है t हमारा, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा बच्चों इसका टाइम होगा t/4, इसका होगा बच्चों t/4, इसका होगा t/4, इसका होगा बच्चों t/4। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों मिनिमम पे, मतलब जब होगा हमारा क्या होगा, जब वो मेन पोजीशन पर होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ज्यादा। क्योंकि जैसे ये जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास मान लूं तो तुमको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में क्या है, कुछ हाइट है। ठीक है, और ये हाइट क्या हो रही है बच्चों, ये हाइट क्या दे रही है, पोटेंशियल एनर्जी को कर रही है इंक्रीज। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस वाले पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों मैक्सिमम। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है जीरो और काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सब पढ़ा था। तो हमको पता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वेलोसिटी, वी क्या था बच्चों हमारा dx/dt था, और x क्या था बच्चों हमारा, x था हमारा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, वी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों। बहुत सिंपल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी बच्चों, जैसे कि हमको पता है बच्चों, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे कि ये हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है, ये मेरी स्प्रिंग, इसके अंदर हमने क्या फोर्स, तो हमको पता है जो स्प्रिंग फोर्स होती है, जो एनर्जी वो स्टोर करता है वो होता है बच्चों हमारा हाफ की एक्स स्क्वायर, और कोई इसके अंदर एनर्जी नहीं होती। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो U को मैं लिख सकता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों, हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है हमारे इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, जैसे हमने ये पेंडुलम के केस में देखा था कि ये मेरा मेन पोजीशन है, ये आ गया बच्चों मैक्सिमम पोजीशन पे, तो जो इसका हमारा क्या हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा मैक्सिमम क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे हमने पिछले केस के अंदर देखा था। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, एक्स है बच्चों हमारा वो डिस्प्लेसमेंट, बच्चों एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वो हमको पता है वो होता है बच्चों हमारा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमको पता है बच्चों। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, जो कि आएगी हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इट फॉलो फ्रॉम द इक्वेशन दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों सिस्टम की, हमको पता है कि एनर्जी जो है बच्चों हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों हमारी, काइनेटिक एनर्जी हमारी है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव।
टोटल एनर्जी है हमारी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है बच्चों। और अरे एक सेकंड, नहीं टोटल एनर्जी नहीं है हमारी, है हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी टोटल एनर्जी होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये है बच्चों हाफ, और काइनेटिक एनर्जी हमको सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है हाफ के स्क्वायर को स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी होता है हमारा 1। तो ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं हाफ के ए स्क्वायर को क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ये क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1। तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, जो कि हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर काइनेटिक, जो देखो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, किसके फंक्शन की थी, कोसाइन फंक्शन की और साइन फंक्शन की थी, इसके अंदर डिपेंड करते थे ओमेगा टी के ऊपर 5 के ऊपर, जो हमारे ऊपर तो टोटल एनर्जी है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो टोटल एनर्जी हमारी रहेगी कॉन्स्टेंट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमको मिलता है कि जो एनर्जी हो रहेगी वो हमारी कंजर्व रहेगी, जो रहेगी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलके ही हमारी बनेगी टोटल एनर्जी, जो कि रहेगी एक हमारी कांस्टेंट। ठीक है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज थस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, जो कि होता ही है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोशन अंडर एनी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑब्जर्व द बोथ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों जो हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी और जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कैन ऑफ कोर्स नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो हमारी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ स्पीड के, कि काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, तो ये नेगेटिव नहीं होती बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए बच्चों, अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था बच्चों हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों ये कर्व है हमारा किसका, ये कर्व है बच्चों हमारा ये ब्लैक वाले का, और ये वाला कर्व जो है बच्चों ब्लू वाला, ये है काइनेटिक एनर्जी का, जिसको हमको पता है हाफ के ए स्क्वायर को स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो ये कर्व हमने देख लिया, हमको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा, जैसे कि अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 है बच्चों, यहां पर देख सकते हो तुम कि मेरी जैसी पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम पर है। और जैसे ही तुम क्या देखोगे कि जैसे ही तुम देखोगे कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 0 पर आ गई, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो गई, मतलब मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, अगर हम तुम इसको इक्वेट करोगे तो हमको ये वैल्यू भी हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एनर्जी ये वेरी करता है। जैसे कि प्लस, अगर मान लीजिए कि मेरा पेंडुलम है और ये क्या गया, इस पॉइंट पे गया, ये है बच्चों मेरा माइनस ए, ये है मेरा प्लस ए, और इसको मैं 0 मान लूं। ठीक है, ये मेरा पेंडुलम। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 0 पर क्या होगा बच्चों, हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी बच्चों हमारी 0, और इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ठीक है बच्चों, जैसे इस केस के अंदर हमको देखने को मिल रहा है ग्राफ के अंदर।
ठीक है, तो ये ग्राफ था हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, दोनों का मिला के हमने एक ग्राफ बनाया। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कि जैसी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जैसी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Potential energy is a positive by choice of the undefined constant in the potential energy. Both kinetic energy and potential energy peak twice during the each period of SHO. For x equal to 0 the energy is kinetic. x कह रहा है कि मीन पोजीशन पे जो हमारी एनर्जी है वो काइनेटिक है, और एक्सट्रीम पर x इक्वल टू प्लस और माइनस a पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, in the course of motion between this limit kinetic energy increases at the expense of potential energy. तो kinetic energy जैसे ही बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जैसे ही हमारी potential energy डिक्रीज होगी बच्चों। ठीक है, और जैसे ही हमारी kinetic energy डिक्रीज होगी तो हमारी potential energy क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अभी तक इतना ही। अब हम बात करते हैं समरी की। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पीरियडिक मोशन क्या होता है बच्चों, रिपीटिंग मोशन, जो मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे हमारा पेंडुलम है, जैसे कि कोई भी सर्कल के अंदर पीरियडिक मोशन हो रहा है, कि एक पीरियड ने इसने यहाँ से ये स्टार्ट हुआ मूव होना, और वापस से ये मूव हो गया, मतलब उसी पॉइंट पर आ गया, तो मतलब उसने एक पीरियड कवर कर लिया, तो मतलब ये हो गया हमारा एक पीरियडिक मोशन। उसी तरह से जैसे कि एक स्प्रिंग के केस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही तुम इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही तुम इसको डिस्प्लेस करोगे तो वापस क्या होगा, ये अपने मेन पोजीशन से क्या होगा, वापस टू एंड फ्रो क्या करेगा, ये मोशन परफॉर्म करने लग जाएगा। उसी तरह से मेरा पेंडुलम का केस जैसे होता है बच्चों, कि जैसे ये अगर मैं पेंडुलम को ऐसे रिलीज कर दूं तो ये पहले नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केसेस तुमने काफी बार लाइफ में देखे होंगे। ठीक है, पीरियड पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है कि कितने टाइम पीरियड के, मतलब कितने टाइम के अंदर जो है इसने पूरा कवर कर लिया है अपना फेस। ठीक है, कि इसके अंदर जैसे ये हम सर्कल के अंदर तो हम देख सकते हैं आसानी से कि क्या हुआ, कि एक पॉइंट से शुरू हुआ और दूसरे पॉइंट पर ये खत्म हो गया। पर दूसरे केस इसके अंदर है, जैसे एसएचएम के अंदर, पेंडुलम के केस के अंदर क्या हो रहा है कि हम इसमें देखते हैं कि अगर मेरा ये पेंडुलम है बच्चों, ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगा, पहले ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जाएगा पहले फिर इधर, फिर जाएगा बच्चों इधर। तो बच्चों हम एक टाइम पीरियड इसके अंदर हम एसएचएम के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद इसकी जो पोजीशन होगी और इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा, ये हमको बताता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जैसे कि ये इधर गया, ठीक है, तो फिर ये वापस इधर आया, फिर से ये इधर गया, फिर से ये इधर आया, तो यहाँ आने के बाद इसकी जो होगी डायरेक्शन होगी ये इधर होगी, और पोजीशन भी इधर है, तो मतलब इसने एक पूरा टाइम पीरियड जो है कवर कर लिया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम पीरियड का मतलब देखते हैं। और जैसे हमारा इस केस के अंदर, मतलब हमारे स्प्रिंग के केस के अंदर, जैसे ये हमारा ट्रेवल हुआ इधर, एक डिस्टेंस पे हमने इसको डिस्प्लेस किया, ये वापस आएगा, फिर से ये एक डिस्टेंस क्या करेगा, ये वापस मतलब आगे की तरफ जाएगा। तो क्या करना हमको, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी क्या होगा कि ये पहले इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर बच्चों वापस ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड की, मतलब कितने टाइम में, मतलब एक सेकंड के अंदर मान लीजिए कि ये 2 बार है रोटेट करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एक सेकंड के अंदर अगर ये 2 बार रोटेट कर गया बच्चों सर्कल को, 2 बार इसने क्या किया, सर्कल को रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों 2। ठीक है, कि एक सेकंड के अंदर जो है हमारा कितना कवर हो रहा है, मतलब कितना जो है, मतलब कितने सर्कल पूरे हो रहे हैं, उसको कहते हैं बच्चों हम टाइम पीरियड, जिसको हम डिनोट करते हैं, वी को हम डिनोट करते हैं कि 1/t से भी हम इसको डिनोट करते हैं, कि एक सेकंड के अंदर कितना टाइम पीरियड इसके अंदर हो रहे हैं, ये हमको ये बताता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, स्पेशल पीरियडिक मोशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट वेरी एज अ कोसाइन और साइन फंक्शन। तो हमको पता है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को a cos ओमेगा t प्लस फाइव, इस तरह से हम लिखते हैं बच्चों। ये छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, जिसके अंदर ए होता है बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जैसे ये मेरा पेंडुलम है, ये गया इधर, तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों जो इसने ट्रेवल किया है, ये होता है बच्चों मेरा एम्पलीट्यूड, कि इस एम्पलीट्यूड से ये मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बच्चों, बाकी होता है मेरा ओमेगा t प्लस फाइव होता है बच्चों फेस, जो कि हमको क्या बताता है, ये बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हमारे मोशन की। जैसे कि अगर मैंने एक कर्व बनाया कि ये है बच्चों मेरा एक कर्व, ठीक है, तो इसको हम कितने से शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमको दिखाता है। कि अगर मैंने मान लीजिए कि ये मेरा कोई कर्व है
और मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ पाई से बच्चों, तो जो मेरा नया जो पार्टिकल जो मेरा जो स्टार्ट हो जाएगा मोशन, वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो फाई हमको बताता है इनके बीच का जो ये है हमारा जो डिस्टेंस, जो हमारा कर्व है, इसको हमको कितना डिस्प्लेस करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा आ जाएगा फेज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों जो हमने देखी थी वो होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस, कि हमारा जो फेस है किस तरह से वो चेंज हो रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कुलर मोशन SHM इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक डायमीटर, जैसे कि ये मेरा सर्कल है बच्चों और मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर इसके डायमीटर में, तो जैसे इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा इधर, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि अगर जैसे ये पार्टिकल जो मूव करेगा सर्कल के अंदर, तो हमको देखने को मिलेगा कि जैसे ये इधर जा रहा है तो जैसे ये इधर जाएगा बच्चों, फिर से ये वापस इधर आएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, ये वापस इधर आएगा, तो ये हमको ऐसे लगेगा कि ये जो डायमीटर के अलोंग जो है इसका प्रोजेक्शन जो हमने लिया है, जो मान लेते हैं इसकी जो मिरर इमेज, जो इसका अगर जो इमेज होगी बच्चों यहाँ पे, तो क्या लगेगा हमको कि SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था बच्चों? वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट था हमारा x = a cos ओमेगा t, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, v को हम लिखते हैं बच्चों dx/dt, x है बच्चों मेरा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। उसी तरह से एक्सीलरेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा, जो कि होगा बराबर -ω² x के, जहां पर ओमेगा बच्चों हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और x हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो है ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मोशन। जो बच्चों फोर्स होती है, जैसे कि हमने देखा था स्प्रिंग के केस के अंदर, जैसे कि हमने इसको फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो जैसे ये इधर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रेच हुआ है कंप्रेस हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने अगर इसके इक्विलिब्रियम से इसको हटाया तो ये वापस जाएगा, इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ये लगेगा इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, इसके मीन पोजीशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ हमारी हाफ mv स्क्वायर, जिसके अंदर तुम v की वैल्यू पुट कर सकते हो डिफरेंशिएट करके x को। ठीक है, तो वो जो कि था हमारा x हमने देखा था और v हमने देखा था कि x जो था a cos ओमेगा t प्लस 5, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा v आ जाएगा बच्चों हमारा a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1। इसकी वैल्यू तुम पुट करोगे काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी SHM के केस के अंदर। उसी तरह से अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों, वो होती है बच्चों हमारी हाफ के x²। x था हमारा बच्चों a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या थी बच्चों हमारी, वो थी हमारी कंजर्व, जो कि थी एक कांस्टेंट, और वो बराबर से मिल के बन रही थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से मिलके। तो काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था कि क्या था, काइनेटिक एनर्जी था बच्चों हमारा हाफ m, v की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारी a² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर a² साइन ओमेगा t प्लस 5। तो इसके अंदर हमारा जो टर्म आ रहा है बच्चों वो आ रहा है बस, हाँ, जैसे कि इसको मैं लिख दूं हाफ के a² प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो हमारा साइन a और b का, अगर मैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये देगा बच्चों मेरे को 1। तो हमारी जो टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी होगी बच्चों वो आ जाएगी हमारी कांस्टेंट। ठीक है, अगर उसके अंदर हम कंसीडर नहीं कर रहे कोई फ्रिक्शन कोई ड्रैग, तो हमारी जो एनर्जी जो होगी बच्चों वो कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों हम लीनियर ऑसिलेटर की। बच्चों पार्टिकल ऑसिलेटिंग अंडर हुक्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है हमारा -kx। जैसे कि हमने स्प्रिंग के केस के अंदर देखा था कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा बच्चों अपने इसके मीन पोजीशन पे, तो ये लगाएगा बच्चों एक रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वैल्यू होती है हमारी -kx। और -kx हमको क्या डिनोट कर रहा है, माइनस हमको डिनोट कर रहा है कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया तो जो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा बच्चों हमारे ऊपर, वो जो बॉडी के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन की थी बच्चों √k/m से, और टाइम पीरियड होता है बच्चों हमारा 2π/ω। तो ओमेगा को मैं अगर मैं पुट करूंगी इसकी वैल्यू इसके अंदर तो ये आ जाएगा बच्चों टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√m/k। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अगर बात करें हम किसकी, अगर मेरे पास एक लेंथ L है जिसके ऊपर मान लीजिए कि ये परफॉर्म कर रहा है एक SHM, तो बच्चों उस केस के अंदर हमारा जो SHM की जो वैल्यू होगी उसके डिपेंड करेगी इसके लेंथ के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये मेरी लेंथ है और ये परफॉर्म कर रही है एक
एसएचएम परफॉर्म कर रही है कि मैंने रोप को लिया और इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया एक छोटे से डायरेक्शन से। तो जो बच्चों हमारी जो वैल्यू आएगी टाइम पीरियड की, वो आएगी बच्चों मेरी 2π√L/g, जिसके अंदर g है बच्चों हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8, और L है बच्चों हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इनके डायमेंशन की और इनके यूनिट की। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमको पता है बच्चों, टाइम पीरियड को हम कैसे नापते हैं, यूनिट होती है बच्चों इसकी सेकंड। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे नापते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वो होती है बच्चों 1/सेकंड, और इसको हम डायमेंशन होता है इसका T⁻⁻1। उसी तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, उनकी जो क्या होती है, उनकी जो यूनिट और डायमेंशन होता है वो दोनों की सेम होती है। और फेस की जो बच्चों होती है हमारी यूनिट, वो होती है रेडियन। और फोर्स कांस्टेंट जो बच्चों हमारा होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जो होता है, उसकी यूनिट होती है, क्योंकि हमको पता है कि F होता है बच्चों हमारा kx। ठीक है, -kx लिखते हैं हम रिस्टोरिंग हुक्स लॉ की मदद से। तो m की वैल्यू क्या होती है, सॉरी फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है हमारी 4mL T⁻⁻2 kx। x की क्या होती है बच्चों, वो होती है हमारी L। यहां से L से L कट जाएगा, तो k की जो बच्चों डायमेंशन आएगा वो आएगा m T⁻⁻2। ठीक है बच्चों, तो ये डायमेंशन थे हमारे फोर्स कांस्टेंट के, या इसको तुम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो अगर तुम स्प्रिंग के अंदर कोई एसएचएम हो रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियडिक मोशन डज नॉट इंप्लाई एसएचएम, कि जो पीरियडिक मोशन जो होते हैं बच्चों, इनका मतलब ये नहीं कि वो एसएचएम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सर्कल के केस के अंदर, जैसे हमारे प्लेनेट है बच्चों, ये अर्थ है हमारी, और ये है सन, और ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसएचएम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पीरियडिक मोशन कर रहा है। एसएचएम का हमने देखा था कि एसएचएम के अंदर हमने क्या देखा था कि जो मोशन होता है बच्चों, वो होता है हमेशा, अगर ये डायरेक्टर में सॉरी मैं डायमीटर में बनाऊं इधर इस तरह से, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा इसके अलोंग बच्चों, ये होगा, ये परफॉर्म करेगा एसएचएम। क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो क्या करेगा, ये मूव करेगा बच्चों, कि ये आगे जाएगा फिर ये पीछे की तरफ ये जाएगा। ठीक है, एसएचएम इज अ टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन। एसएचएम जो है बच्चों एक पीरियडिक मोशन होता है। जैसे कि अगर मेरा पेंडुलम है मेरा, कि ये परफॉर्म कर रहा है एसएचएम। ठीक है, इट ओबे पर्टिकुलर फोर्स लॉ, जिसका होता है बच्चों हमने देखा ये -kx। थस ऑल एसएचएम आर पीरियडिक। जो हमारे एसएचएम होते हैं बच्चों वो पीरियडिक होते हैं, पर जो सारे पीरियडिक जो हमारे मोशन होते हैं वो एसएचएम होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सर्कुलर मोशन कैन अराइज ड्यू टू टू टाइप ऑफ फोर्स। जो बच्चों हमारी सर्कुलर मोशन होती है वो दो फोर्सेस उसके ऊपर लग सकते हैं। क्या क्या लग सकते हैं, जैसे ये मेरा एक सर्कल है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक जैसे कि एक वेलोसिटी है जो कि होती है टेंजेंशियली, तो इस पे एक एक्सीलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी v²/r, जिसकी डायरेक्शन होता है बच्चों हमारे सेंटर की तरफ। तो इसके ऊपर एक फोर्स हमको फील होता है जो कि लगता है बाहर की तरफ, जो कि होता है बच्चों m⍵², जिसकी वैल्यू होती है, जिसे हम कहते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और प्लेनेट के केस के अंदर क्या होता है बच्चों कि हमारा जो ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों को इसको बैलेंस करता है और हमें मिलता है एक टाइम पीरियड बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर लीनियर एसएचएम विद अ गिवन ओमेगा, टू इनिशियल कंडीशन आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू डिटरमाइन द मोशन कंप्लीटली। इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर हमको एक लीनियर एसएचएम बनाना है बच्चों, और हमको क्या मिला हुआ है, हमको ओमेगा की वैल्यू दी गई है, हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, अगर हमको उसकी पूरी जो मोशन की जो मोशन जो है हमको लिखनी पड़ेगी, जो एक्स के रिस्पेक्ट में से हम लिखते हैं x = a cos ωt + phi। तो हमको इसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए रहेगा, इसको बताने के लिए ये पहले कौन सी इनिशियल कंडीशन क्या थी इसकी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसके एम्पलीट्यूड के बारे में पता होगा, तो मुझे क्या पता लग जाएगा हमारे जो एसएचएम है किस डायरेक्शन के अंदर कैसा वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो मूव कर रहा है। ये ओमेगा हमको पता होना चाहिए, फाई हमको पता होना चाहिए, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, given an amplitude and energy phase of motion is determined by the initial position and initial velocity। जो बच्चों हमारा जो फेस होता है बच्चों, फाई की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनिशियल पोजीशन के ऊपर। जैसे कि ये मेरा पेंडुलम के केस में है, इसके तो मान सकते हो कि ये इधर से अगर ये जाएगा तो बच्चों ये जो एंगल रहेगा इनके बीच में वो रहेगा बच्चों हमारा π/4। ठीक है, तो ये हमको बताता है कि जो हम जैसे कि अगर मैं एक बनाऊं तुम्हारे लिए एक एसएचएम की इक्वेशन, ये है बच्चों मेरा
इसको मान सकते हैं हम इक्वेशन, साइन ओमेगा टी मान लेते हैं इसे। तो जो मेरा फेस होगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि ये कितने से ये शिफ्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमको क्या बताता है, फाई हमको बेसिकली बताता है कि हमारा जो पोजीशन है बच्चों, जो हमारा शिफ्ट है वो कितने से हम इसको कर सकते हैं। और ये हमको क्या बताता है बच्चों, ये बताता है हमको, ये एम्पलीट्यूड बताता है, और ये बताता है हमको टाइम पीरियड, कि इसने कितना टाइम पीरियड में इसने एक रिवॉल्यूशन या पूरा एक पर्टिकुलर मोशन इसने कवर कर लिया है। A combination of two simple harmonic motion with arbitrary amplitude and phase is not necessary periodic। तो बच्चों जो क्या होता है कि अगर मेरे पास दो एसएचएम मोशन है बच्चों, जिनके पास क्या क्या है, अलग अलग क्या है, एम्पलीट्यूड है या फेज से अलग अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीरियडिक होगा। ठीक है, जैसे कि दो केस के अंदर हम देखेंगे कि ये हमने देखा था, ए साइन ओमेगा टी मान लेते हैं, एक हमारा क्या है, एक ये मेरा क्या है, एक एसएचएम है। ठीक है बच्चों, A1 मैं इसको बोल देता हूँ, S1 मैं इसको बोल देता हूँ बच्चों, और दूसरा मेरे पास है एक एसएचएम जिसकी एम्पलीट्यूड है बच्चों A2, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा A साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों के रिजल्टेंट को बच्चों हमारे S1 और S2 का अगर मैं रिजल्टेंट को मैं लिख सकता है, S1 प्लस S2 को अगर मैं लिख सकता हूँ बच्चों S3 के फॉर्म में, और मेरा S3 क्या हुआ, S3 कोई हुआ मेरा अगर A3 साइन ओमेगा टी, ओमेगा अगर इसमें चेंज हुआ है तो अगर इसको मान लेते हैं बच्चों ओमेगा नोट प्लस 5 नोट। तो बच्चों अगर मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं तो ही जो है मेरा जो इसका रिजल्टेंट होगा वो एसएचएम में परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, द पीरियड ऑफ एसएचएम डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड और एनर्जी ऑफ द फेज कांस्टेंट। जो बच्चों हमारा जो पीरियड होता है एसएचएम का, वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर और एनर्जी के ऊपर, क्योंकि टाइम पीरियड होता है बेसिकली हमारा 2 पाई बाय ओमेगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है बच्चों, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो मोशन होता है बच्चों हमारे सिंपल पेंडुलम का, उसको हम कंसिडर करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं काफी छोटे पोजीशन से उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। For a motion of a particle to be simple harmonic, its displacement x must be expressible in either of the following term। तो बच्चों अगर हमारा जो पार्टिकल है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों हमारा x जो होगा, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, या तो a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी से, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट लेके इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ax जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा है हमारा फाई, और तो ये हमारा हो जाएगा, अगर b साइन ओमेगा टी प्लस बीटा के फॉर्म में है तो ही हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा बच्चों, अगर अलग अलग कंडीशन को मैं ऐड करूंगा तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा, और जो मेरा जो फाई होगा वो भी चेंज हो जाएगा, डिपेंड करेगा वो इनके समपिन के दोनों के रिजल्टेंट पे। The three forms are completely equivalent, any one can be expressed in term of any other two form। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं इस तरह से लिख पाऊं, अगर एक ही सिंगल साइनसोइडल वेव के अंदर मैं लिख पाऊं, तो ही मैं बोलूंगा कि जो मेरा जो पार्टिकल का जो रिजल्टेंट है, दो एसएचएम को मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया, तो अगर मेरे को तीसरा एसएचएम जो है इस फॉर्म में मिल रहा है, बी साइन ओमेगा टी प्लस बीटा के फॉर्म में मिल रहा है, इसके अंदर जो हमारा बीटा होगा वो शायद चेंज हो, उसके पहले वाले फेज डिफरेंस से जो हमारा ओमेगा हो वो शायद चेंज हो, पर अगर ये हमारा इस फॉर्म में है तो ही हमारा जो क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। Damped simple harmonic motion is strictly simple harmonic. It approximately so only by time interval much less than 2m by b, where b is the damping constant। तो बच्चों क्या होता है हमारे रियल लाइफ के अंदर, जैसे कि मेरे पास एक रूलर है और मैंने इसको क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया किसी डिस्टेंस से, मान लेते हैं x से, और ये क्या होता है कि ये डिस्प्लेस होता है और फिर ये वापस से गया इधर अपने पॉइंट पर, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको एक एम्पलीट्यूड दिया बच्चों, x एम्पलीट्यूड दिया, तो क्या होता है रियल लाइफ के अंदर कि कुछ फोर्स लगते हैं बच्चों, कुछ ड्रैग फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लग जाता है, और फिर वो रेस्ट पे आने लग जाता है। तो वो एम्पलीट्यूड का बच्चों जो फैक्टर से कम होता है वो होता है बच्चों हमारा 2m/b से।
ठीक है। यहाँ पर बी है बच्चों मेरा एक डैम्पिंग कांस्टेंट, कि इसने जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक्स गया है और बी मान लीजिए किसी वो डिपेंड करेगा बच्चों मटेरियल के ऊपर। अगर मान लेते हैं बी है मेरा 2, तो क्या होगा कि पहले जाएगा ये x/2 के ऊपर और ये जाएगा नीचे की तरफ x/2 पे, उसके बाद जाएगा बच्चों x/4 पे, फिर जाएगा x/4 पे, मतलब ये है बच्चों प्लस x/4, ये है बच्चों माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। उसी तरह से क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा और ये रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम अपने जो नॉर्मल जो मोशन होते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, हम इस तरह से डैम्प ऑसिलेशन मोशन हम देखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हम इन्हें बोलते हैं। इनका जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लग जाता है और आखिरी में आते आते ये कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।